हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, पहले भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो लगभग 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद वहाँ से लिए गए हैं। लेकिन जैसे कि हमारे इंडिया का कल्चर है, यहाँ का जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके बेसिस पे जो फीचर्स थे उनको इंडियन सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे मॉडिफाई किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम यूनिक अपीयरेंस देते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो वही सब फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोजिशन कैसा है। जो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल क्या है? जैसे एक बुक में एक प्रीफेस होता है, वहाँ पर बुक का इंट्रोडक्शन होता है, वही प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंट्रोडक्शन है। फिर 395 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल तो है और साथ में 470 आर्टिकल्स हो गए हैं, लगभग 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंपोजिशन है। इसके बाद हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट फीचर है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दो फॉर्म में हो सकते हैं, अनरिटन और रिटन। जैसे कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया है, और लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा नहीं गया है, वो बेसिक मोरल प्रिंसिपल, वैल्यूज़ के, एथिक्स के बेसिस पे है। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में है। लेकिन लेंथी की बात करें तो जितने भी लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें सबसे बड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि लगभग 470 आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। वही जैसे कनाडा का इंस्टीट्यूशन है उसमें 147 आर्टिकल्स है। वही जैसे रशिया, चाइना, उसमें भी लगभग 200 के अराउंड ही आर्टिकल्स है। तो हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथी है। सेकेंड फीचर है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पहले भी पढ़ा था हमने कि 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया गया और फिर जो फीचर्स उस टाइम पे मेंबर्स को लगा कि हाँ अच्छे हैं वो उन्होंने एडॉप्ट कर लिए। थर्ड फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि ये मिक्सअप है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सअप है, ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 है, जिसमें कुछ मैटर्स, कुछ प्रोविज़न दे रखे हैं कि इनको कैसे चेंज किया जा सकता है इन मैटर्स को। तो कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पर जैसे एक साधारण बिल को पास किया जाता पार्लियामेंट में, उसी तरह से उन मैटर्स पे भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही प्रोसेस चलाई जा सकती है। तो ये बताता है कि हाँ कितना फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, कुछ मैटर्स, कुछ इश्यूज़ ऐसे भी हैं जिन पर स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है हाफ से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं उनको फेवर में वोट करना होता है। हाफ से ज़्यादा वो मे बी 2/3 भी हो सकते हैं, 3/4 भी हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। फिर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जैसे स्टेट लिस्ट पे अगर सेंटर को कोई एक्ट बनाना है, कोई बिल पास कराना है, तो उसके लिए आधे से ज़्यादा स्टेट का फेवर चाहिए होता है, तब जाके वो बिल पास किया जा सकता है। तो ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजिडिटी भी है। फोर्थ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, फोर्थ फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज, कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है, उसको हम क्वासी फेडरल बोल सकते हैं, यानी कि वो ज़्यादा फेडरल, आधा फेडरल और आधा यूनिटरी है। कुछ फेडरल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि 2 गवर्नमेंट सिस्टम। हमारे जो इंडिया में है वो सेंटर और स्टेट लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट बनती है।
डिवीज़न ऑफ पावर, फिर सेंटर और स्टेट में पावर्स डिवाइड होती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुप्रीम पावर है। जो भी एक्ट बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी जुडिशरी के जो मैटर्स होते हैं, जुडिशरी का जो फैसला होता है उसमें पार्लियामेंट दखल नहीं दे सकती है। तो हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट वर्क करती है। बाईकैमरलिज्म होता है कि जैसे 2 हाउसेज़ है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज़ हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये बाईकैमरलिज्म सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। फिर कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे गवर्नमेंट तो स्टेट लेवल पे भी होती है, सेंट्रल लेवल पे भी होती है, लेकिन जो ज़्यादा पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। फिर सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे अमेरिका में क्या है, अब अमेरिकन सिटीजनशिप तो है ही, लेकिन साथ में अलग अलग स्टेट की अपनी इंडिविजुअल सिटीजनशिप भी लोगों को मिलती है। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग से कोई सिटीजनशिप नागरिकों को नहीं दी जाती है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। जैसे अमेरिका में भी है कि हर एक स्टेट का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होल कंट्री का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा क्या है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, वही सब स्टेट में इक्वली लागू होता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई भी साधारण बिल की तरह भी चेंज किया जा सकता है किसी भी इशू पर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, जो स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ऑल इंडिया सर्विस भी यूनिटरी फीचर का एग्जांपल है। इमरजेंसी के जो प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इमरजेंसी जैसे कोई वार की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या फिर जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है यानी स्टेट इमरजेंसी होती है कि कोई भी स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर रही है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है कि अगर हमारे फाइनेंशियल अगर थ्रेट्स है हमारी कंट्री को तो भी इमरजेंसी लागू कर दी जाती है। तो उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये सब क्या है, यूनिटरी फीचर है किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम का। उसके बाद है हमारी जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारी सिस्टम के अंदर 2 फॉर्म होती हैं गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है सिस्टम के, वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और इसी पार्लियामेंट्री मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेस्टमिंस्टर नाम पड़ा क्योंकि जो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह पर है, उसी के बेसिस पे फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि ब्रिटिश में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल में होता है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स का मतलब है, लेजिस्लेटिव का काम होता है किसी भी एक्ट को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस एक्ट को लागू करवाना। जैसे हमारी लेजिस्लेटिव में हमारी पार्लियामेंट आती है, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस इन्हीं हाउसेस में किया जाता है, फिर पास भी इन्हीं हाउसेस में कराया जाता है। और एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे चीफ मिनिस्टर्स। तो इनका काम होता है जो भी एक्ट, जो भी बिल पास कराया गया है उसको फिर एनफोर्स कैसे कराना है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब काम हमारा एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये सब क्या है, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फीचर्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म के कुछ फीचर देख लेते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, जो हमारे जैसे आप देखते हैं कि जो
प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री का नॉमिनल हेड होते हैं, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। नॉमिनल का मतलब है उनके नाम पे सारी पावर्स इशू होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यानी जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करते हैं, और वो उनकी एडवाइस उनके लिए बाइंडिंग होती है, यानी उनको माननी ही माननी पड़ती है। सेकंड, मेजॉरिटी पार्टी रूल। आप सब जानते हैं कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी से वोट लेके जाती है तो वही पार्टी फिर रूल करती है, यानी प्राइम मिनिस्टर भी फिर उसी पार्टी से बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी उसी पार्टी से बनते हैं। थर्ड, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो फीचर है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो कोई भी एक्ट, कोई भी रूल बनाए गए हैं, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे तो उसके लिए पूरी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है। कई बार देखते हैं कि किसी एक मिनिस्टर को नहीं हटाया जा सकता कैबिनेट से। अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो वो पूरी कैबिनेट, पूरी गवर्नमेंट, पूरी सिस्टम के अगेंस्ट लाया जाता है। तो पूरी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है कैबिनेट लेजिस्लेचर के लिए। फिर फोर्थ है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर। तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेन जो लीडर होते हैं वो सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। आपको पता है हर 5 साल में हमारा जो लोकसभा है या फिर जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है, भंग कर दी जाती है, और फिर दोबारा से इलेक्शन करके जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है या फिर गठबंधन होता है उसके बेसिस पे फिर बात गवर्नमेंट बनती है। अगला फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। हमारे जो पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतनी पावर होती है कि जो भी पार्लियामेंट ने अगर किसी मैटर पे कोई लॉ बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस नहीं बनाया गया है। ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू के ज़रिए। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोई भी एक्ट जो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा से देखती है, उसकी जांच करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड भी घोषित कर सकती है। दूसरा, हमारी पार्लियामेंट के पास भी ये पावर्स होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, चेंज कर सके। तो ये पावर्स पार्लियामेंट के पास होती है। वो आर्टिकल 368 के अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकती है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब है हमारे जो कोर्ट्स का एक सिस्टम बना हुआ, जैसे टॉप लेवल पे हमारे सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके नीचे फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होती है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, और उसके नीचे भी कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है। तो ये एक हायरार्की बन जाती है कोर्ट्स की। इसको हम इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोलते हैं, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए फंक्शन करते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरह से फेडरल कोर्ट है, यानी उसके पास सुप्रीम पावर्स होती है। हाईएस्ट कोर्ट है ये हमारी अपील करने की, यानी अगर कोई भी फैसला अगर हमें लगता है वो हाई कोर्ट से भी गलत फैसला अगर हमें लग रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका गारंटर हमारा सुप्रीम कोर्ट है। गारंटर का मतलब है अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रखे हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि हम पहले हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से फैसला आने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिए हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी सुप्रीम कोर्ट ही है। फंडामेंटल राइट्स, अगला फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनको हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं।
कि हर इंडिविजुअल सिटीजन के अपने पास कुछ राइट्स होते हैं। वो अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उस लॉ के अगेंस्ट। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है हमारे सिस्टम के अंदर। सेकंड, लिमिटेशन ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी ये एक तरह से जो भी पावर में जो भी पार्टी है उसकी तानाशाही पर रोक लगाने का काम भी करते हैं। तीसरा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो फीचर है वो है जस्टिशिएबल है, यानी अगर ये वायलेट हो रखे हैं तो कोर्ट के पास पावर होती है इन्हें लागू करवाने की। एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे फीचर्स में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहा गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर लाया गया था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने इनको नोवल फीचर भी बोला है। ये क्या जैसे फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। ये इनमें क्या होता है बेसिकली कुछ ऐसे राइट्स है, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो स्टेट के लिए हैं। अगर स्टेट कोई भी लॉ बनाती है तो स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख कर लॉ बनाने चाहिए। ये स्टेट की फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आती है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी जैसे स्टेट के लिए तो कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, लेकिन जैसे हमारे सिटीजन को फंडामेंटल राइट मिलते हैं वैसे ही कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए हर सिटीजन की, जो उसे अपनी कंट्री के लिए करनी चाहिए। तो वो सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जैसे कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं करना चाहिए, या हमारी नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर है सेक्युलर स्टेट। इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है, यानी यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है। हर रिलीजन को यहाँ इक्वली माना गया है। नेक्स्ट हमारा फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसमें क्या है कि जो भी 18 या 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो भी सिटीजन है वो उनको वोट देने का राइट होता है, और ये भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे। जो वोटिंग एज है इंडिया में पहले 21 ईयर्स थी, देन 1989 में 61 अमेंडमेंट लेके आए थे, उसके तहत जो वोटिंग एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी। नेक्स्ट हमारा फीचर है सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हमारी कंट्री में एकदम फेयर तरीके से इलेक्शन हो, ये जो फंक्शन है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करने का काम इनका होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ये कराते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेट लेवल पर जो सर्विसेज है उनको रिक्रूट कराते हैं। फिर कुछ इमरजेंसी प्रोविज़न हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे नेशनल इमरजेंसी। अगर किसी कंट्री के साथ वॉर की सिचुएशन बनती है या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन होता है तो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। सेकेंड है स्टेट इमरजेंसी, इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। थर्ड हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये हमारी आर्टिकल 360 में आते हैं। अगर हमारी कंट्री को कोई फाइनेंशियल थ्रेट लग रहा है तो हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर सकती है। इमरजेंसी में क्या होता है, हमारे सभी के सभी राइट्स हमारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। केवल आर्टिकल 20 और 21 के अंडर जो राइट्स हैं उन्हें छोड़कर। और जो इमरजेंसी के
में क्या होता है, जो स्टेट की जो असेंबलीज होती है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, यानी पूरी जो सेंटर पावर होती है वो सेंटर के हाथ में चली जाती है। तो थैंक यू, ये हमारी आज की हमारी वीडियो थी। ये हमारे फीचर्स हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम